वेलकम बेट जी। जी सर। थैंक यू, नमस्कार। अब मैं डायरेक्ट अपने जो कल बजट आया, बजट में जो एनपीओ में चेंजेस आए, मैं डायरेक्ट उसको ही शुरू करता हूँ। जी। पिछले 3-4 बजट से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ऑलमोस्ट काफी, मतलब जितने आने थे उतने आ चुके हैं, अब एक्सट्रीम हो गया। अब एक जी। जो अब इस साल के बजट में आया, पहला चेंज था। अभी तक क्या था कि अगर मैं एक एनपीओ हूं तो मुझे दो तरह की रिजिम होती थी। एक फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट रिजिम और सेकंड रिजिम। फर्स्ट रिजिम में क्या था, जो सेक्शन 1023 सी में चार सेक्शन होते हैं, 4, 5, 6 और 6 ए। हम्म। दूसरी रिजिम होती है मेरी 12 AA की। तो जनरली एनपीओ में दो ही रिजिम है, फर्स्ट और सेकंड। या तो मैं 1023 सी में जाऊंगा या 12 AA में जाऊंगा। तो पिछले 3-4 बजट से ये क्या कर रहे थे कि 1023 सी में चार सेक्शन आते हैं, 4, 5, 6 और 6 ए। इनका जो मुझे छूट मिलती थी वो प्रोविजो के हिसाब से मिलती थी, और प्रोविजो उनके 1023 सी में प्रोविजो थे, जो आज की डेट में लगभग 23 प्रोविजो हैं। जैसे इनकम टैक्स में, जैसे सेक्शन 11, अगर मेरे पास में 12 AA है तो मुझे जो भी सेक्शन देखना है वो 11, 12, 13 देखना है, जैसे 11(1), 11(2), 11(3), 11(4). लेकिन 1023 सी में सेक्शन नहीं थे, ये प्रोविजो के थ्रू मुझे बेनिफिट मिलता था या खर्चा मिलता था। तो पिछले 3 साल से में क्या था कि इन्होंने जो 12 AA और 1023 सी में जो वो थी, फर्क था, उन्होंने फर्क खत्म कर दिया पूरा। जैसे क्या होता था, तो होता था पहले 1023 सी के केस में मुझे कॉर्पस फंड जो होता था वो कैपिटल रिसीप्ट नहीं माना जाता था, वो रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाता था 1023 सी के केस में। इन्होंने वो धीरे धीरे करके चेंज कर दिया। या जैसे मुझे फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है, तो 1023 सी में फाइल नहीं होता था, 11 में फाइल होता था। तो अब उस पिछले 3 साल से इन्होंने जो जो दोनों में फर्क था, डिफरेंस था, वो सारा इन्होंने एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे ला दिया। जब इक्वल प्लेटफॉर्म पे ला दिया तो अब आज की डेट में जो मुझे 1023 सी में जो बेनिफिट मिल रहा है, वो सेम बेनिफिट मुझे सेक्शन 11 के में मिलता था, अगर मेरे पास में 12 AA का रजिस्ट्रेशन है। दूसरा ये था कि अब जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो केस लो आया था, न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी, उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो बहुत ज्यादा इशू था, कैसा अगर मैं 1023 में जाता हूँ तो नॉन पूरा प्रॉफिट होना चाहिए या मेरे बाई लॉस में होना चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो अल्टीमेट अब उन्होंने क्या किया कि दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब है 1023 सी 4, 5, 6 और 6 को 12 AA में मर्ज कर दिया बेसिकली। अब क्या होगा, अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन 1023 सी 4, 5, 6 और 6 ए में रजिस्टर्ड है, तो अभी तक तो वो वही रहेगा। तो मेरे पास में जो प्रोविजनल है वो प्रोविजनल रहेगा। जब मैं परमानेंट के लिए जाऊंगा तो वो मेरा ऑटोमेटिकली 12 AA में मर्ज हो जाएगा। जो मेरे, अगर मेरे पास में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन 5 साल का है, 2027 तक आ गया है, अब जब मैं दोबारा उसको रिन्यूअल कराऊंगा तो मुझे 12 AA का मिलेगा, ना कि 1023 सी का। तो अल्टीमेट नट सेल में ये हुआ कि 1023 सी 4, 5 और 6 के जो क्लॉज हैं वो उन्होंने 12 AA में मर्ज कर दिए। सर, ये मर्ज करने ऑटोमेटिक हो से, जाएगा सर? वेट सर, ऑटोमेटिक हो जाएगा या फिर मुझे अप्लाई करना नहीं पड़ेगा? नहीं, ना कोई मुझे अप्लाई करना। अब जैसे मेरे पास में एग्जाम्पल है, मेरे पास में प्रोविजनल है, तो प्रोविजनल कंटिन्यू रहेगा। जब मैं परमानेंट के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली 12 AA में मर्ज हो जाएगा। या मेरे पास में ऑलरेडी 5 साल का ऑलरेडी रेगुलर है, जब मैं 30 सितंबर 2025 को दोबारा से फॉर्म 10 भी फाइल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे 12 AA में मर्ज हो जाएगा। अच्छा अब अच्छा उससे फायदा, अब ये करने का फायदा नुकसान क्या हुआ, उसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। कि पहले क्या था, ये जो 1023 सी का सेक्शन है बाद में इंसर्ट हुआ था 1981 के आसपास, बाद में इंसर्ट हुआ। तो उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे अब क्या, जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो पहले क्या होता है, इसके दो सेक्शन है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, 1023 सी 6 और 1023 सी थर्ड एडी। थर्ड एडी में क्या है, यदि मेरा टर्नओवर, पहले इसकी लिमिट थी 1 करोड़ की, अब उन्होंने एग्रीगेट 5 करोड़ अच्छा। की कर दी। यदि मेरा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो मुझे किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड 1023 सी में डी थर्ड एडी में मैं रिटर्न फाइल करूंगा। इनकम टैक्स की भी ऑडिट नहीं है। तो ये तो हो गया 1023 थर्ड एडी की। मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 6 और 6 से। 6 में क्या है कि यदि कोई मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, और मैंने 1023 सी में चाह रहा हूँ, 12 AA में मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, लेकिन मेरे पास में 1023 सी 6 में है, तो अब क्या होगा, अब ये एक्ट आने के बाद में 1 अक्टूबर 2024 की इसकी डेट से है, उसके बाद में मेरा ऑटोमेटिकली मेरा 12 AA मर्ज हो जाएगा।
अब मर्ज होने से फायदा क्या रहेगा? देखो अब आप देखिए, जो न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी का केस था उसमें 3-4 बातें निकली थी। पहला ये था कि यदि आपके बाई लॉज में एजुकेशन के अलावा और भी कोई क्लॉज है तो वो गलत है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अगर मैं क्या कोई क्या मैं कोई रिलीफ ऑफ पुअर की एक्टिविटी नहीं कर सकता था पुरानी क्लॉज में, लेकिन अब मैं कर सकता हूं क्योंकि वहां मेरे 6 लिम में है, मेरे पास रिलीफ ऑफ पुअर भी है, एडवांसमेंट भी है, सारी चीजें। लेकिन मैं 1023C में मैं केवल रेस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड क्या था, न्यू नोबल में अगर सर मेरा सोनली बात एजुकेशन कर का रहा हूँ है। जी। सर, न्यू नोबल में वर्ड सोनली को सुप्रीम यस कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था कि यस यस सोनली यस। ही होना तो चाहिए वहां सब क्या कुछ। था कि बस मैं केवल एजुकेशन की ही एक्टिविटी कर सकता हूँ और भी कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ क्या है, 12AA में अगर मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और मैं रिलीव ऑफ पुअर में जाना चाहूँ तो रिलीव ऑफ पुअर में भी कर सकता हूँ। यदि जैसे कोरोना का टाइम हो गया सपोज, यदि अगर उस समय अगर उस था, तो कोरोना के पीरियड में एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई डोनेशन दे ही नहीं सकता था, क्योंकि उनका खर्चा किसमें करा, रिलीफ ऑफ पुअर में, और रिलीफ ऑफ पुअर का खर्चा उनको डिसअलाउ हो जाता था। तो ये अल्टीमेटली बहुत बेनिफिशियरी भी है। और दूसरा 1023 सर्ट में लेने का नुकसान ही नुकसान था। पहले फायदा होता था आज से 5 साल 10 साल पहले, क्योंकि तो उसमें कुछ बेनिफिट थे, 12AA में बेनिफिट कम थे। अब क्या है, इन्होंने पिछले 3 साल के बजट में दोनों को पैरेलल ला दिया, सेम प्लॉट फ्लो में ला दिया, तो उसकी ऑथेंटिसिटी रह नहीं गई थी। इवन जो जो लोगों के अभी जैसे नए रिजिम में था, तो ज्यादातर लोगों ने 12AA में शिफ्ट कर लिया था, और बाकी जो बचे थे वो इंडियन नोबल एजुकेशन सोसाइटी के बाद में शिफ्ट की एडवाइस कर ली। तो अल्टीमेटली 1023C 4 और 5 6 मतलब 6 और 6A में कोई नहीं जाता। अब आता है 4 और 5। 4 और 5 वो एनपी होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होती हैं। जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, राम मंदिर, ये सब जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं या ऐसा कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होते हैं, वो 4 और 5 में कवर होते हैं। तो उनको 12AA से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, 12AA में आ भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क उनको पड़ना नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है। तो एक तो मेजर चेंज ये था कि अब 12AA 4, 5, 6 और 6 को 12AA में उन्होंने मर्ज कर दिया। और मर्ज करने में फायदा यह, किसी तरह का कोई भी एनपीओ को नुकसान नहीं है बेसिकली। अब बल्कि क्या था, पहले हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑपरेशन था, अब हमारा बढ़ गया। मैं रिलीव ऑफ पुअर भी कर सकता हूँ, एडवांसमेंट भी कर सकता हूँ एज पर बाई लॉ। एक तो ये मेजर चेंज था। दूसरा इन्होंने चेंज ये किया हुआ था, यदि मेरा कोई ट्रस्ट है, अगर मैं दूसरे ट्रस्ट में मर्ज करता हूँ, अगर मेरा कोई एक ट्रस्ट है जो कि एजुकेशन का है और दूसरा ट्रस्ट भी मेरा एजुकेशन का है, तो यदि मैं मर्ज करता हूं तो पहले क्वेश्चन उठता था कि कहीं इसमें 115 टीडी तो नहीं लगेगा। हालांकि 115 टीडी में ये दिया हुआ है कि यदि एक ट्रस्ट को दूसरे ट्रस्ट में मर्ज करते हैं तो 115 टीडी नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन था कि अगर, क्योंकि एक ट्रस्ट को पहले खत्म करना पड़ेगा फिर दूसरा मर्ज करना पड़ेगा, जैसे ही हमने खत्म करा या कैंसिल करा वो 115 टीडी की दलवाल लग जाती थी। तो उन्होंने लिख दिया कि यदि आप एक टेस्ट को दूसरे टेस्ट में मर्ज करते हैं एज पर द मतलब उसमें ये कंडीशन है कि दोनों का सिमिलर नेचर होना चाहिए, अगर मर्ज करते हो तो 115 टीडी नहीं लगेगा। इन्होंने एक्ट में ला दिया स्पष्ट। तीसरा इन्होंने चेंज करा है। वैसे चेंज क्यों करा, अभी तक क्या होता था, यदि मैं 12AA या टीजी की एप्लीकेशन मूव करता हूं डिपार्टमेंट में, तो ये था कि जिस मंथ में मैंने मूव किया है उस मंथ के एंड के 6 महीने तक आपको डिस्पोज ऑफ करना है। जैसे मैंने सपोज एक एप्लीकेशन आज मूव की 29 सितंबर को, तो सितंबर मेरा एंड हो गया, तो सितंबर के बाद 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक डिपार्टमेंट को मुझे उसको करके देना है, चाहे रिजेक्ट करें चाहे अप्रूव करें। अब उन्होंने ये कर दिया कि मंथ की जगह क्वार्टर वर्ल्ड डाल दिया, मंथ की जगह क्वार्टर वर्ल्ड डाल दिया। क्वार्टर से क्या हुआ, जैसे अगेन एग्जांपल, मैंने कोई एप्लीकेशन फाइल की 1 अप्रैल को, तो अप्रैल का क्वार्टर कब हो गया, 30 जून। अब 30 जून से वो 6 महीने आके काउंट होंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, डिपार्टमेंट को थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल गया अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट और अप्रूव करने के लिए। ये क्यों किया, इसका लॉजिक मेरी अभी समझ में नहीं आया क्यों किया। इसका लॉजिक कहीं ना कहीं ये मिलता है कि रजिस्ट्रेशन जब हम 12AA में अगर सीआईटी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, तो वहां वर्ल्ड दिया हुआ है कि एंड ऑफ द क्वार्टर से 6 महीने में वो अगर सी मोटिव लेकर अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, तो शायद वहां की लैंग्वेज उन्होंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी है। लेकिन उसका लॉजिक वैसे भी समझ में नहीं आता भाई। वैसे भी अगर आपके पास में आप देखो, इससे काम और लेट होगा। हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं कि इनकम टैक्स में जो 6 महीने की टाइम बार्ड होते हैं वो तभी उसी महीने में होते, उससे पहले नहीं होते।
अब और लेट हुआ करेंगे अल्टीमेटली ये चीज आने से। भाई पहले 6 महीने अगर मंथ में था, अब उन्होंने क्वार्टर ले लिया। यदि मैंने स्टार्टिंग में भी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी तो उनको अब 6 की जगह 9 महीने मिल गई। तो इससे काम और डिफर्ड होगा और लेट होगा अल्टीमेटली। ये क्यों इन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। बाकी ये तीन ही मतलब मेजर चेंज है। पहला 12AA और 1023 को आपस में इन्होंने मर्ज कर दिया। सर एक कंडोनेशन की भी तो जी पावर जी, हाँ हाँ, एक और से पहले क्या था कि 12AA में लॉ क्या था, यदि मुझे प्रोविजनल अप्लाई करना है, और प्रोविजनल के लिए क्या था, मैक्सिमम 3 ईयर, या आपकी यदि चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो विद इन 6 मंथ आपको फाइल करना है। अब हमने देखा, पिछली बार देखा, जितनी भी एप्लीकेशन आफ्टर 6 मंथ फाइल हुई सब इन्होंने रिजेक्ट कर दी, और उसमें कह दिया कि साहब की कंडोनेशन की पावर मुझे CIT एग्जामिशन को नहीं है। अब उन्होंने यदि कोई एप्लीकेशन बियॉन्ड द टाइम लिमिट से मतलब है, जैसे मुझे फाइल करनी थी विद इन 6 मंथ फाइल करनी थी, तो कभी कभी विद इन 6 मंथ फाइल करनी है तो जनरली लेट ही हो जाती है। तो वो लेट की पहले पावर CIT एग्जामिशन को नहीं थी, अब इन्होंने एक्ट में दे दी कि CIT एग्जामिशन को लगता है कि यदि कंडोन किया हुआ है तो कंडोन की पावर CIT एग्जामिशन को है। उसे लगता है कि या इन्होंने जो लेट फाइल किया हुआ वो जेन्युइन है, सही है, किसी तरह की कोई इशू नहीं है, तो स्यू मोटिव अपना स्यू मोटिव से मतलब है CIT एग्जामिशन को वो पावर दे दी कंडोनेशन की। दिस इज द मेन चेंजेस। किसी को कोई क्वेश्चन है सर, यू वांट टू आस्क वेद जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? वेद जी कोई 80G में भी कोई आया है कुछ? नहीं, 80G और वो 12AA का यही है जो मैं आपको जो बता रहा था, टाइम फ्रेम जो पहले एंड ऑफ द मंथ के विद इन 6 मंथ था वो सेम था। अब जो चेंज आने थे, 2 चेंज आने थे, वो उन्होंने नहीं लिया। पहले क्या चेंज आना था वो हम अगर बाद में बैठेंगे तो पोस्ट देंगे। अभी क्या था कि अगर मेरे पास में 12AA का ऑलरेडी बेनिफिट मैंने कभी लिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता। वो पहले अब क्या है कि इन्होंने जैसे कि मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, मेरी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑलरेडी स्टार्ट है, सपोज 15 साल से स्टार्ट है, और आज मैं 12AA का रजिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ। तो पहले क्या था, अभी तक क्या था कि पहले आपको प्रोविजनल फाइल करना है, फिर आपको रेगुलर में जाना है। तो प्रोविजनल मैंने फाइल कर दिया। अब लॉ की लैंग्वेज क्या कहती है, यदि आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होने के विद इन 6 मंथ फाइल करना है। अब मेरी कॉमर्शियल एक्टिविटी तो चैरिटेबल एक्टिविटी तो ऑलरेडी 15 साल पहले से है, तो वह कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो उन्होंने बाद में चेंज ला दिया कि यदि आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी या चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट है तो आप डायरेक्ट फॉर्म 10AB फाइल कर सकते हैं। 10AB का मतलब डायरेक्ट आप रेगुलर के लिए जा सकते हैं। तो अब रेगुलर के लिए जा सकते हैं तो वो ठीक है, वो पीछे का। लेकिन अब उसमें कंडीशन दे दी, यदि आपने इस साल से पहले कभी भी आपका सेक्शन 11 का बेनिफिट लिया है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पहले प्रोविजनल में जाना है, फिर आपको रेगुलर में जाना है। लेकिन यहाँ 80G में के लिए इन्होंने वो लैंग्वेज क्या लिख दी जो सेक्शन 11 की थी। मींस यदि मैंने सेक्शन 11 का बेनिफिट पहले कभी लिया है, आज की डेट में नहीं है, या पहले मैंने कभी लिया हुआ है, तो आपको पहले प्रोविजनल में जाना है, फिर आपको रेगुलर में जाना है। लेकिन 80G के लिए इन्होंने क्या लिख दिया, वो लैंग्वेज उन्होंने वही लिख दी। क्या लिख दी कि सेक्शन 11 का बेनिफिट। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास में कोई NPO है जिसने 12AA का तो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, 12AA का लिया हुआ है, 80G का कभी नहीं लिया, और आज मैं लेना चाहता हूं रजिस्ट्रेशन 80G का, तो मुझे मिलेगा नहीं एक्ट के हिसाब से। ये एक वो था। हालांकि हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया था कि लैंग्वेज जो है उसमें सेक्शन 11 की जगह वो 80G का लिख दें, तो वो शायद उन्होंने चेंज नहीं किया। ये अभी हार्डशिप प्रॉब्लम है। अल्टीमेट क्या है कि यदि मेरे पास में एक NGO है जो मैंने पहले कभी 12AA का बेनिफिट लिया हुआ है, या मेरे पास में रजिस्ट्रेशन है, और आज की डेट में मैं यदि 80G का रजिस्ट्रेशन लेना चाहूँ तो वही होगा, पहले प्रोविजनल मिलेगा फिर मुझे परमानेंट मिलेगा। ये थोड़ा सा चेंज होना था जो उन्होंने नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।